हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने एक तरह से संविधान के रूप में हमारे यहाँ एक क्रांति ला दी। भूमि सुधार कानून को जिसने चेतावनी दी थी। एक हमारा केस है आज केशवानंद भारती और बाद और मूल संरचना का सिद्धांत। केशवानंद भारती जो कि 1961 से ही एडनीर मठ के प्रमुख रहे थे, उन्होंने उस समय केरल सरकार द्वारा लाए गए भूमि सुधार कानून को एक चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस भूमि सुधार कानून के अनुसार केरल सरकार ने उस समय के जमींदार और मठों की सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। इसके लिए हम केशवानंद भारती जो है सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने इसको चुनौती दी। ये चर्चा में कब आए थे? ये तभी आए थे जब भूमि सुधार कानून केरल सरकार के द्वारा लाया गया था। तो इन्होंने जब चुनौती दी तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी केशवानंद के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। अब इसमें वजह क्या रही? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में जो निर्णय दिए गए थे उनमें से एक ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान जो है ये बहुत लचीला भी नहीं है कि इसमें बहुत जल्दी से संशोधन किया जा सके, है ना। स्वतंत्रता के बाद से ही हम ये आवाज़ें उठने लगी थी कि अगर संविधान को एक तरह से इतना जटिल बना दिया जाए कि उसमें संशोधन ही ना किया जा सके, ये भी बाद में लोगों के लिए या यहाँ के लोकतंत्र के लिए दुखदाई हो सकता था, या कहा जा सकता है कि वो एक प्रगति के लिए रुकने लायक हो सकता था। लेकिन अगर इसको इतना लचीला बना दिया जाए जिससे कि सरकार जो है, जो सदन में बैठती है या जो कार्रवाई करती है, जो बहुमत में है, वो अपने अनुसार उन संविधान में संशोधन कर ले और एक छत्र राज करने लगे, ऐसा नहीं हो। इसके लिए हमारे संविधान को इतना लचीला भी नहीं बनाया गया कि हर चीज़ का संविधान में संशोधन किया जा सके। तो स्वामी केशवानंद जो कि 1961 से ही केरल के कासरगोड जिले में एडनीर मठ के प्रमुख रूप में काम कर रहे थे, बाद में उन्होंने केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी खंडपीठ ने, 13 जजों की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की थी, जो सुनवाई लगभग 6 महीने चली थी और इसके बाद लगभग 18 कार्य दिवसों में इसकी सुनवाई पूरी कर ली गई थी और इसका जो जजमेंट आया था वो 7-6 की वोटिंग से आया था। यानी 7 जज इसके पक्ष में थे कि केशवानंद भारती ने जो चुनौती दी है उसको सही रखा जाए, और 6 लोग उसके विपक्ष में थे। अब किसी भी देश का संविधान उस देश को चलाने का एक मूलभूत सिद्धांत, एक लिखित दस्तावेज या मौखिक दस्तावेज भी होता है। हमारे संविधान को देश में सर्वोच्च माना गया है। क्यों? क्योंकि हर प्रकार का कानून, हर प्रकार का लॉ जो भी बनेगा वो हमारे देश के संविधान के अनुरूप बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान से बाहर जाकर कोई कानून बनाया जा सके। अब ऐसा भी है कि हमारे संविधान में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको एक विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है, जिनमें किसी प्रकार का संशोधन सरकार उसमें बदलाव नहीं करती। बदलाव करेगी भी तो इस तरीके से किए जाएंगे कि उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना हो। अगर मूल ढांचा संविधान का बदल दिया गया तो उसकी वास्तविकता खत्म होगी। अब स्वतंत्रता के बाद में संसद की शक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा बहस होने लगी और इस पर कुछ केसेस आए, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में संक्रिय प्रसाद
स्वतंत्रता के बाद सकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार बाद और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार बाद, इसमें निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप सदन में या संसद में जो लोग बैठते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने गए लोग संसद में एमएलएज एमपीज जिस सदन में बैठते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ये अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान में संशोधन अपनी शक्तियों के अनुरूप कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब पंजाब में सत्तारूढ़ सरकार ने राजनीतिक हितों को साधने के लिए संविधान संशोधन जारी रखा, है ना, जब अपने हितों के अनुसार संविधान में परिवर्तन किए जाने लगे, संशोधन किए जाने लगे, तो पंजाब में गोलोकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद जो कि 1967 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार जो बहुमत में है वो अपनी इच्छानुसार संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। अब तक जितने भी संशोधन होते आए थे, इसको बाद में केशवानंद भारती ने के अनुसार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई, जो कि केरल सरकार के द्वारा लाया गया भूमि सुधार कानून था। असल में हुआ क्या था कि उस समय जो केरल सरकार भूमि सुधार कानून लाई थी, तो केशवानंद भारती के द्वारा 2 राज्य भूमि सुधार कानूनों में राहत की मांग की गई थी। तो उस समय केरल सरकार के द्वारा राज्य के लोगों में यानी समानता, किस प्रकार लोग रह रहे हैं, जमींदारों और जो मठों में बहुत ज़्यादा ज़मीन रखी हुई थी, तो उनके भूमि का अधिग्रहण करके लोगों में बांटने और उन्हें समानता के रूप में स्थापित करने के लिए ये भूमि सुधार कानून लाया गया था। इन कानूनों के तहत हुआ क्या कि राज्य ने जमींदारों और मठों के पास जितनी भूमि थी सबका अधिग्रहण कर लिया। अब इसी निर्णय के तहत एडनीर मठ की भूमि का भी भू अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसको एडनीर मठ के जो प्रमुख थे केशवानंद भारती, उन्होंने इसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब संविधान सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आया और संविधान की मूल संरचना क्या थी, इससे सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, वो थी 11 लोगों की, जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद में ली गई थी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि अब तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच कौन सी है, तो ये आपकी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार, जो कि 13 जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच थी। और अगर हमसे पूछा जाए कि सेकंड नंबर की जो बेंच थी वो सबसे बड़ी कौन सी थी, वो आपकी 11 जजों की थी, जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के बीच में थी। अब यहां पर जो खंडपीठ बनाई गई थी 13 जजों की, केशवानंद भारती और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार के बाद में जो बेंच बनाई गई थी वो 13 लोगों की थी। उसमें यह था कि आपस में वैचारिक मतभेद थे, कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ जज इसके विपक्ष में थे। जैसा मैंने पहले बताया कि इसका जो जजमेंट आया था वो 7-6 के रेशियो से आया था, यानी 13 जजों में से 7 विपक्ष में थे और 6 पक्ष में थे। अब हम एक चीज और जानते हैं इसके बारे में कि कभी भी कोई भी विधेयक संसद के अंदर या किसी भी सदन के अंदर जब पारित होता है, तो जो बहुमत उस समय पड़ते हैं तो कम से कम 2/3 उसके पक्ष में होने चाहिए। उसके बाद वही
प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा वो आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग वहां जाना कंपलसरी है। अब आर्टिकल 368 जो जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल 368 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक यानी जो इस प्रकार से विधेयक गया है उसको पारित करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन वो दोबारा से, क्योंकि आर्टिकल 111 के अनुरूप वहां जाना कंपलसरी है, लेकिन वो इस पर वापस उसे कर सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और अगर इसमें कहीं भी कोई गलती रह गई है तो उसमें सुधार किया जाए। अब जैसे कि हम देख रहे हैं मूल संरचना का सिद्धांत जो है हाँ, मूल संरचना का सिद्धांत जो है मोस्टली ये आया था जर्मनी में हिटलर के टाइम पे। उस समय क्या हुआ कि नाजी शासन जिस समय चल रहा था हिटलर के समय, वो अपनी शक्तियों के अनुसार वहाँ के संविधान में संशोधन कर रहे थे, है ना। तो इस पर रोक लगनी चाहिए थी, इसलिए बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए क्या किया गया कि संशोधन किया गया था नाजी शासन ने। अब जिस प्रकार जैसा आप देख रहे हैं जर्मनी में भी नाजी शासन के पूर्व में संसद में 2/3 बहुमत जिनको प्राप्त होता था तो संविधान में संशोधन हो जाता था। इन्हीं प्रावधानों का उपयोग हिटलर के द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव लेने के लिए किया गया, हमेशा किया गया। इसी प्रकार भारत में जो संविधान में संशोधन होता है तो जितने भी बहुमत या मत पड़ते हैं उसका 2/3 उसके पक्ष में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि उसे 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त होते हैं तो वो विधेयक या वो प्रस्ताव जो है उस सदन में पारित नहीं होता। इसके बाद वो जब पारित नहीं होगा किसी भी सदन में तो वो आगे राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि इस केस में निष्कर्ष क्या आया। निष्कर्ष क्या आया कि केशवानंद भारती और जो केरल राज्य सरकार के बीच में वाद था, एडनीर मठ के जो प्रमुख थे, उसमें क्या हुआ कि केरल सरकार से केशवानंद भारती को राहत तो नहीं मिली, लेकिन हुआ क्या कि इस मामले से भारतीय लोकतंत्र की जीत जरूर हुई थी। कुछ लोग जो इसके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि भाई जनता के द्वारा, जो आलोचक हैं इन्होंने जो है इसको अलोकतांत्रिक मान लिया और कहा क्या कि न्यायाधीश जो हैं उन्होंने जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं उनके द्वारा कोई भी कानून अगर लाया गया तो उसको उन्होंने पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि संविधान के बाद हमारे यहाँ सर्वोपरि है, अगर कोई भी व्यक्ति या कुछ भी होता है तो अपने अधिकारों के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर जैसे कोई भी प्रस्ताव पारित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर रोक लगा देगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कृषि कानून जब पारित हुआ था और प्रस्ताव पास हो गया था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे पास कर दिया गया था और लागू कर दिया गया था, लेकिन किसानों की बहुत लंबी लड़ाई के बाद, लगभग 2 साल की लड़ाई के बाद में उसको वापस ले लिया गया। तो वो भी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई या तो आप इस प्रस्ताव विधेयक को वापस लीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम इस पर रोक लगाएंगे। तो इसी प्रकार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को वो सुप्रीम पावर्स हैं कि अगर कोई भी कानून पास होता है जो जनता के हित में नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में एक रिट के द्वारा जाता है तो वो उस पर रोक लगा सकता है और पुनर्विचार के लिए सरकार से कह सकता है। तो यही था कि भाई, और जो इसके समर्थक थे यानी भूमि सुधार कानून के जो समर्थक थे वो ये कहते हैं बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद के विरुद्ध एक सुरक्षा उपकरण के रूप में ये कार्य करता है। यानी इसको जो सपोर्ट करने वाले थे तो ऐसे लोगों को
बचाव कर रहे थे कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनकी पावर्स कम करके इक्वल लोगों को स्थापित करने का काम इस कानून के द्वारा किया जा रहा था। उसका रीज़न ये था कि जैसे भूमि सुधार कानून के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने किसी ज़मींदार की ज़मीन का अधिग्रहण करके उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया जो जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी या ज़मींदारों के यहाँ वो खेती करने के लिए जाते थे मजदूर के तौर पर, तो वो फिर उसके बाद में अपनी ज़मीन पर मजदूरी या खेती कर सकते थे। अगर आपको ये मेरे द्वारा केस समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लिंक आपको ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और चीज़ के बारे में भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।